चलिए, हमको अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस हिस्से पर आज चर्चा करना है वो है क्या, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जब भारत, ठीक है, जब भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा है ना भाई, कि इंडिया वाज एक्चुअली द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन सिंस 200 ईयर्स। तो उसका जो प्रभाव था, यानी कि उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या हुए, उस पर हमको बात करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि 200 साल तक जब ब्रिटेन भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, तो उसके निम्नलिखित प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलते हैं। यही कारण था कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई थी, अर्ध सामंती। ठीक है, अर्ध सामंती का मतलब होता है सेमी फ्यूडल, सेमी फ्यूडल हो गई थी। उसके बाद गतिहीन अर्थव्यवस्था के तौर पर हम इसको देखने को मिलता है, हमको क्या, गतिहीन अर्थव्यवस्था यानी कि स्टेगनेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि ब्रिटेन के उपनिवेश रहने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव को दिखाई पड़ते हैं। अगला हम क्या कहेंगे, अर्ध विकसित, अर्ध विकसित यानी कि क्या, इसको कह सकते हैं सेमी डेवलप्ड कहिए या अंडर डेवलप्ड कहिए, अंडर डेवलप्ड हो जाती है। इसके अलावा एक और शब्द यहां पर आता है क्या, घिसी हुई अर्थव्यवस्था, घिसी हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी। और लास्ट में हम कहेंगे क्या, विच्छेदित, विच्छेदित या इसे कहा जाता है अंग्रेजी में डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये अलग अलग 5 प्रभाव थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेश के पश्चात देखने को मिलते हैं। ठीक, एक एक करके हम सही बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, सेमी फ्यूडल यानी कि अर्ध सामंती को। सबसे पहले समझिए कि फ्यूडल का मतलब क्या होता है। फ्यूडल यानी कि क्या, सामंतवादी व्यवस्था। एग्जाम्पल समझते हैं। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जब कोई एक राजा दूसरे राजा को, मान लो कि कोई एक राजा ए है और एक राजा क्या है, बी है। ठीक है, राजा ए ने राजा बी के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, और राजा बी क्या हो जाता है, हार जाता है। अब देखा यह है, मतलब स्थिति यह है कि राजा ए बी के ऊपर आक्रमण किया है और राजा बी जो था वो हार चुका है। ठीक, अब ए बी का जो राज्य था उस पर खुद रहकर तो शासन नहीं कर सकता है ना, तो ए क्या करता है, या तो बी को स्वयं या फिर अपने किसी कहना चाहिए कि जो विश्वास पात्र है उसको क्या यहाँ नियुक्त करता है, यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देता है। और उस गवर्नर का ये काम होता है कि वहां पर सभी टैक्स को कलेक्ट करके राजा ए के पास लाके जमा करे, या फिर राजा ए के बिहाफ में जो बी के एरिया में जो गवर्नर अपॉइंट किया गया है वो उसके बिहाफ में या उसके बदले में वहां पर क्या करता है, प्रशासन करता है। मैं ये कह रहा हूं कि 2 राजा हैं, एक राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, ठीक है, और जो दूसरे राजा का राज्य था वहां पर प्रशासन करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो विजयी राजा के बदले में वहां पर प्रशासन और टैक्स के कलेक्शन का काम करता है। तो राजा ए के लिए जो राजा बी होता है वो क्या कहलाता है, सामंत कहलाता है। सामंत कहने का मतलब कि जिस एरिया का जिसे सामंत बनाया गया है वो वास्तव में उस एरिया का स्वामी होता नहीं है। ठीक है, जो विजयी राजा के बिहाफ में केवल वहां पर क्या कर रहा है, टैक्स कलेक्शन का काम कर रहा है और वहां पर गवर्नेंस संभाल रहा है ना, यानी कि वहां पर केवल कर इकट्ठा करने का काम करता है और क्या करता है, उसके बदले में वहां पर प्रशासन चलाता है, तो वो इसका सामंत कहलाता है। वैसे ही भारत में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ की भूमि लगान व्यवस्था का, यानी कि किसका, लैंड रिवेन्यू सिस्टम को, ठीक है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम को चेंज किया था। ब्रिटिशर्स जैसे ही भारत आए थे, बक्सर और प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था, सबसे पहले उन्होंने जो परिवर्तन किया था वो यहाँ की भूमि लगान व्यवस्था पर उन्होंने किया था। इन्होंने 3 या 4 तरीके के भूमि लगान व्यवस्था यहाँ पर चलाए थे। एक जिसको कहा जाता था परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, इसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, या फिर रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी, हिंदी में इसको यही रैयतवाड़ी ही कहा जाता है। और एक जो व्यवस्था हमको देखने को मिली थी वो थी महलवाड़ी, महलवाड़ी। ये 3 तरह की जो भूमि लगान व्यवस्था या लैंड रिवेन्यू सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स ने चलाया था। क्लियर है, इन तीनों व्यवस्था में जो वास्तविक भूमि स्वामी थे वो जमींदार बन गए थे, लेकिन काम कौन करते थे, किसान करते थे। सामंतवादी व्यवस्था की जैसे ही दिख रहा है, सामंतवादी व्यवस्था में क्या था, जो सामंत होता था वो वास्तविक पूंजीपति या उस एरिया का स्वामी नहीं होता था, लेकिन राजा के बिहाफ में वहां पर काम कर रहा था। वैसे ही अंग्रेजों के बिहाफ में इन तीनों भूमि लगान व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर किसान तो जमीन पर काम करते थे, लेकिन उस भूमि के वास्तविक जो कहना चाहिए कि स्वामी होते थे वो किसान नहीं होते थे, वो जमींदार होते थे जिनको इन भूमि लगान व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने जमीन सौंपी थी। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्ध सामंती यानी कि सेमी फ्यूडल हमको दिखाई देती थी। क्लियर है, सेमी फ्यूडल समझ में आया। साफ साफ बात है कि यहाँ पर जितने भी जमीन थे उनमें काम किसानों को करना पड़ता था, लेकिन जो किसान उस भूमि पर काम करते थे वो उसके स्वामी नहीं होते थे, यानी कि यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं था। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से तो वो खुद ही काम करते थे, लेकिन उस भूमि का स्वामी कौन था, या फिर उन संसाधनों के स्वामी कौन बन गए थे, अंग्रेज बन गए थे।
क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या बन गई थी, अर्ध सामंती या सेमी फ्यूडल हमको दिखाई देती है। आगे चले तो आगे अगला लेवल पर जो हम गतिहीन या स्टेगनेंट कहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने पहले ही बताया कि अंग्रेज यहाँ पर 200 वर्षों तक शासन कर रहे थे, है ना? ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था को गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है तब जब कुछ एक लंबे समय अंतराल के लिए उसके कहना चाहिए कि जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स जैसे कि क्या, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, उसके बाद हम ले लेते हैं जीडीपी को, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। मैं कह रहा हूं भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान हमको गतिहीन या स्टेगनेंट दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल में यानी कि लगभग 100 वर्षों तक भी हमको यहाँ के जो लोग हैं या भारत के जो लोग हैं उनके प्रति व्यक्ति आय में और भारत की जीडीपी में कोई भी परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता है। परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए गतिहीन। अगर परिवर्तन हो रहा होता तो गतिहीन में वो नहीं आता ना, मतलब वो डायनामिक इकोनॉमी हो जाती, क्योंकि उसमें गति हो रही है, बदल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है पिछले 100 सालों में कि प्रति व्यक्ति आय है और जीडीपी है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता। साथ ही लोगों का ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की, ठीक है। 100-200 सालों में लोग कृषि के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके व्यवसाय में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन हम कहते हैं। इसके अलावा तीसरे लेवल पर यह कह सकते हैं कि जो परंपरागत कृषि है, ठीक है, परंपरागत कृषि तकनीक, ठीक, परंपरागत कृषि तकनीक का मतलब क्या कि इस दौरान जो अगर लोग कृषि कर भी रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे भी हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में भी कहते हैं, तो वो भी जो एग्रीकल्चर करने का कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है ना, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था है ना, खाद रासायनिक खाद वगैरह की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। ठीक, इन 100-200 सालों में जो परंपरागत कृषि करने का तरीका वो पहले ही अपना रहे थे, वो भी आज से चलता आ रहा है, और हम पहले के जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था या स्टेगनेंट अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि लोगों के प्रति व्यक्ति आय में, देश की जीडीपी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लोग उसी व्यवसाय में लगे हुए, यानी कि ऑक्यूपेशन भी उनका अभी तक चेंज नहीं हुआ, कृषि में लगे जो कृषि कर रहे हैं कृषि कर रहे हैं, जो मजदूरी में लगे हुए मजदूरी में लगे हुए, उनके व्यवसाय में कोई परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। साथ ही कृषि में किसी प्रकार के नए तकनीकों का हमको विकास नहीं दिखाई देता, वो आज भी उसी परंपरागत तरीके में लगे हुए हैं जिसमें वो पहले कृषि किया करते थे। इसीलिए इन तीनों आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई, गतिहीन हो गई। क्लियर? आगे बढ़े। अर्ध विकसित यानी कि अंडर डेवलप का क्या मतलब है? यहां पर हम कहेंगे कि हमारी कोई भी अर्थव्यवस्था है ना, कोई भी अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, तो हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, अगर वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्षेत्र के प्रकार, इन सभी पर हमने बात की है। हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित थी। क्यों? क्योंकि जो हमारी कहना चाहिए कि ब्रिटिश उपनिवेश या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान हमारी जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली प्राइमरी सेक्टर पर मतलब क्या है, कंप्लीटली कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित होने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि लगभग 70% जो जनसंख्या है, 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो देश का अर्थव्यवस्था है ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान कृषि पर आधारित है, प्राथमिक क्षेत्र पर, ठीक है। साथ ही कृषि पर आधारित होने के साथ साथ 70% जो जनसंख्या है, 70% जो जनसंख्या है, जो यानी कि क्या है, पॉपुलेशन है, वो भोजन के लिए और रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके साथ साथ हमारी कृषि की उत्पादकता बहुत कम है। उत्पादकता यानी कि इसको हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, अर्ध विकसित है। इसके साथ पे हम कहेंगे कि उद्योगों का कम विकास हुआ है, ठीक है। पहला क्या था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, 70% जनसंख्या भोजन के लिए और रोजगार के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। मेरी कृषि की, मतलब जो हम कृषि कर रहे हैं उसकी उत्पादकता बहुत कम है। साथ ही साथ हम क्या कह रहे हैं कि उद्योगों का यानी कि इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, बहुत गिने चुने इंडस्ट्रीज हैं जो सेटअप हुए हैं, और वो भी ब्रिटिशर्स ने सेटअप किए हैं अपने फायदे के लिए, राइट। मतलब हमारे देश की अपनी, जैसे कुछ देर बाद में आपको टाटा, टिस्को वगैरह भी, टाटा स्टील वगैरह सबसे पहला उद्योग माना जाता है भारत में, जो भारतीयों द्वारा संचालित हो, ठीक है। तो उस उपनिवेश काल यानी कि कॉलोनियल रूल के दौरान उद्योगों का डेवलपमेंट यानी विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है। इसके अलावा देश की, ठीक है, देश की लगभग 18% जनसंख्या है, 18% जो जनसंख्या है वो केवल वही क्या है, साक्षर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ शिक्षा का अभाव है, साक्षर नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, केवल 18% जनसंख्या ही साक्षर है। इसके अगेंस्ट में जो 82% है, 82% जो जनसंख्या पॉपुलेशन मेरे को दिखाई दे रही है, वो क्या है, आज भी, मतलब उस समय तक की बात कर रहे हैं, वो क्या है, निरक्षर। एक कारण ये बता सकते हैं अर्ध विकसित होने की। इसके साथ में आधारभूत अधोसंरचना,
आधारभूत संरचना यानी किसे कहेंगे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, सारी सभी चीजों को हम किस पर काउंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काउंट करके चलते हैं। हम कह रहे हैं मेरे देश की अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित है क्योंकि वहां पर आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाया है। ठीक है, एक बार रिकॉल करें। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अर्ध विकसित या सेमी या फिर अंडर डेवलप्ड हमको दिखाई देती है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित है। 70% से ज्यादा जनसंख्या भोजन और रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में कृषि की उत्पादकता बहुत कम है। उद्योगों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया है। जो छोटे मोटे 2-4 उद्योग सेटअप किए गए हैं वो भी ब्रिटेन यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए हैं अपने लाभ अर्जित करने के लिए। मेरे देश की जनसंख्या असाक्षर है। 18% जनसंख्या ही केवल वो है जो पढ़ी लिखी है। एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या है, निरक्षर है। साथ ही मेरे देश में आधारभूत संरचना का यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया है। इसीलिए चूंकि मेरे देश में मतलब कि उस समय कृषि की स्थिति बहुत खराब है, उद्योग नहीं है, आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाया है, इसीलिए मेरे देश मतलब यानी कि हम जो लोग थे वो किसी भी वस्तु का उत्पादन अपने देश पर नहीं कर पा रहे थे। राइट, अब अगर किसी देश का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो अपने उपभोग के लिए कहीं से तो वो वस्तु मंगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते थे, कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरी तरीके से आयात पर निर्भर थे। आयात पर निर्भर थे यानी कि वी वर बेस्ड ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, यानी कि क्या और क्या कह सकते हैं आप इसको, इंपोर्ट्स हमारे क्या है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसको मतलब जिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कैसी दिखाई देती है, अर्धविकसित दिखाई देती है। अगले लेवल पर बात करें तो घिसी हुई या डेप्रिसिएटेड अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी किसे कहेंगे। डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी में हम ये बताएंगे कि 200 साल तक उपनिवेश होने के कारण भारत में ब्रिटेन ने संसाधनों का संपूर्ण तरीके से दोहन किया है। ठीक है, दे वर यूजिंग आवर रिसोर्सेज फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। राइट, ठीक, मैं कह रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के दौरान घिसी हुई अर्थव्यवस्था हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि भारत में उपलब्ध सभी संसाधनों का दोहन ब्रिटिश द्वारा किया गया था अपने वेलफेयर के लिए। ठीक भाई, देखिए मेरे पास तो हमारे देश से संसाधन लिए, रिसोर्सेज उन्होंने लिया, चाहे रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में हो, चाहे गोल्ड के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। उन्होंने 200 साल तक हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल किया था ब्रिटेन पर खर्च करने के लिए, और उन रिसोर्सेज से होने वाली आय का एक भी हिस्सा हमारे देश में खर्च नहीं किया जा रहा था। ठीक है, इसका प्रभाव ये हुआ कि हमारा देश समय से और पीछे होता चला गया। हाँ कि नहीं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है, घिस चुकी है। ठीक है, घिस चुकी है मतलब वहां पर संसाधनों का दोहन तो किया गया लेकिन जिस उस देश का विकास करने के बजाय किसी दूसरे देश का विकास किया गया था। इसकी वजह से मेरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, घिसी हुई अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, ये मैं कह रहा हूं। क्लियर है। विच्छेदित या डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, देखिए विच्छेदित या डिसइंटीग्रेटेड में हम कहेंगे जो भारत में स्वतंत्रता के दौरान 1947 का जो एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसके तहत 2 देश बनाए गए थे। कौन सा, एक भारत और एक पाकिस्तान। राइट, लेकिन भारत और पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ ऐसे हिस्से थे जो भारत से अलग किए गए थे, जैसे कि एक था आपका नेपाल, दूसरा हो जाएगा आपका भूटान, तीसरे लेवल पर आप कहिए म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार के बाद चौथे लेवल पर आप आ जाइए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के बाद 5वें स्तर पर आप कहिए किसको, बांग्लादेश को। ठीक है, ये वो सभी छोटे छोटे देश थे कहना चाहिए जो भारत से ब्रिटिश द्वारा अलग किए गए थे। क्लियर है, इसलिए हम कह रहे हैं क्या, विच्छेदित। ठीक है, इन छोटे देशों में बहुतायत रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल यानी कि क्या, रॉ मटेरियल्स की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उद्योग यानी कि किसकी, इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूं जब 200 साल तक ब्रिटिश यहां पर अपना प्रशासन चला रहे थे तो कुछ छोटे बड़े देशों को भारत से अलग कर दिया गया था। ये जो छोटे बड़े देश थे यहाँ पर, ठीक है, कुछ जरूरी रॉ मटेरियल्स या उद्योग स्थापित किए गए थे जो भारत से विभाजन के बाद में दूसरे देश में चले गए, जिससे हम कह रहे हैं कि भारत को नुकसान हुआ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि विभाजन के बाद एक बड़ी जनसंख्या भारत में रुक गई थी। ठीक है, विभाजन के बाद एक बड़ी जनसंख्या का जो हिस्सा था वो भारत में रुक चुके थे। अब उस बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल कृषि पर आधारित है। यानी कि हम कह रहे हैं कि भारत में अब जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या है, जनसंख्या का लोड बढ़ चुका है। ठीक, तो साफ साफ तौर पर यह है कि जो विच्छेदित अर्थव्यवस्था या डिसइंटीग्रेटेड हम इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम सबसे महत्वपूर्ण तौर पर जो लेके चल रहे हैं वो भारत में जो विभाजन के जो प्रभाव थे, भारत में जो विभाजन हुआ था उससे बहुत सारी चीजें हुई थी। क्या क्या हुई थी, एक तो हमारे पास बड़े से पॉपुलेशन का लोड आ गया था, हमारी इंडस्ट्रीज दूसरे देशों में चली गई, उसके बाद हमको यहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी हो गई। ठीक है, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं। विभाजन होने की वजह से
जो बड़ी जनसंख्या थी वो हमारे देश के लिए रह गई। उसके बाद जो हम उद्योग थे जिनसे बड़ा आय प्राप्त होता था, है ना, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान, वो सभी उन देशों में चले गए। रॉ मटेरियल की हमको कमी होने लगी, क्योंकि जैसे बांग्लादेश की बात करो तो वहां पर जूट चावल का उत्पादन सही तरीके से होता है ना। तो ये सब चीजों के लिए क्या किया गया, रॉ मटेरियल की हमको कमी हो गई। इसके साथ में हम कहेंगे कि दूसरे लेवल पर कि हमको फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। फूड क्राइसिस का मतलब क्या होता है, खाद्य सामग्री की समस्या। हम पहले कह रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही है, और विभाजन के बाद एक बड़ी जनसंख्या भारत में रुक गई है, तो वहां पर भोजन की लेकर समस्या हो या फूड क्राइसिस की समस्या होना सब स्वाभाविक सी बात थी। क्लियर है। उसके बाद तीसरे लेवल पर हम कहेंगे क्या, रोजगार। ठीक, बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना। रोजगार के बाद आप बताइए यहाँ पर गरीबी, ठीक, वो भी एक समस्या के तौर पर हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताएंगे कि जो बहुत से कुशल कारीगर थे, कुशल कारीगर थे या ऐसे लोग जो कारीगरी पर काम करते थे, वो विभाजन के दौरान अलग अलग देशों पर चले गए। ठीक है। उसके बाद हमको बताएंगे क्या, पांचवें लेवल पर हम ये हमारा जो बाजार है, बाजार छोटा हो गया क्योंकि हमारा क्षेत्र कम हो गया, इसलिए हमारे पास मार्केट का एरिया क्या हो गया, स्मॉल हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन की जो बात हम कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, यानी कि उत्पादन में कमी हमको दिखाई देगी इन सभी चीजों को लेकर के। और यहाँ पर एक चीज और है जो महत्वपूर्ण है, देखो विभाजन हुआ था, तो विभाजन के दौरान हमको पता है कि बहुत ज्यादा दंगे फसाद किए गए थे, है ना भाई, बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। तो उन दंगों या झगड़ों की वजह से बहुत सी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, हाँ कि नहीं। क्या हुआ था कि विभाजन के दौरान हुए झगड़ों और दंगों की वजह से किसको नुकसान हुआ था, संपत्ति को नुकसान हुआ था। तो ये भी एक कारण पर गिना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 7-8 जो कारण मोर देन सफिशिएंट होंगे ये बताने के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान हमको विच्छेदित या डिसइंटीग्रेट दिखाई देती है, तो उसके ये सब कारण है। ठीक, तो ये हो गए वो 5 चीजें। क्या, अर्ध सामंती व्यवस्था। अर्ध सामंती व्यवस्था कहने का मतलब क्या था, यहाँ के लोग अपनी जमीन पर काम तो करते थे लेकिन वास्तविक स्वामी वो नहीं थे, इसलिए आपको यहाँ की अर्थव्यवस्था अर्ध सामंती दिखाई देती है। गतिहीन अर्थव्यवस्था है क्योंकि अर्थव्यवस्था के बहुत से कारक जैसे कि व्यवसाय, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, इन सभी पर हमको कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन है, हम ये कहेंगे। अर्ध विकसित है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है, बड़ी जनसंख्या का भार कृषि पर है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, अर्ध विकसित हमको दिखाई देती है। ठीक है। निरक्षरता, ये सारी चीजों को हम बता सकते हैं, इलिटरेसी है। ठीक है। उसके बाद घिसी हुई अर्थव्यवस्था है, तो इस पर हम कहें कि हमारे संसाधनों का दोहन किया गया था ब्रिटेन का विकास करने के लिए या इंग्लैंड का विकास करने के लिए, उससे हमारे भारत को विकसित नहीं किया गया, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, एक घिसी हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर हमको दिखाई देती है। आखिरी में डिसइंटीग्रेटेड या विच्छेदित अर्थव्यवस्था में हम विभाजन के विभिन्न अलग अलग टाइप के जो प्रभाव थे उन पर हमने बात किया है। ठीक, तो हम इन सभी चीजों पर बराबर ये कह सकते हैं कि ये सभी अर्थव्यवस्था पर के प्रभाव थे किसके, तो ब्रिटेन के उपनिवेश या फिर ब्रिटिश उपनिवेश के। क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हिस्सा हमारा होगा, देखो ये सभी वो फैक्टर्स थे या वो चीजें हैं, हम कहेंगे कि जो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी हमको बनाकर रखी थी या ब्रिटिश उपनिवेश का जो प्रभाव था वो ये सब था। अब इन्हीं सभी प्रभावों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता पश्चात एक संस्था का गठन करेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, योजना आयोग। योजना आयोग या इंग्लिश में से कहेंगे क्या, प्लानिंग कमीशन का गठन करेंगे। कब, 15 मार्च 1950 को। ठीक भाई, ये स्वतंत्रता के पूर्व प्रभाव थे। स्वतंत्रता मिलेगी, संविधान बनेगा, सबसे पहले इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए कोशिश किया जाएगा, जिसके उद्देश्य से क्या बनाएंगे, योजना आयोग बनाया जाएगा। और ये योजना आयोग क्या चलाएंगे, पंचवर्षीय योजना, यानी कि कौन सा, 5 ईयर प्लान। ठीक, तो आगे हमको इस पर डिस्कस करना है, वो किस पर होगा, पंचवर्षीय योजनाओं पर या 5 ईयर प्लान पर। ठीक है।